नमस्कार, मैं सुरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता। हमारे राज्य के किसान खेतीबाड़ी के साथ विभिन्न कृषि सह व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं। इन्हीं व्यवसायों के तहत आज हम चर्चा कर रहे हैं बतख पालन की। जो किसान इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो इस समय बतखों की देखरेख कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आर.के. गुप्ता। गांव के परिवेश में बतख पालन काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसमें बीमारी भी कम होती है और खर्चे भी कम होते हैं, इसमें मैनेजमेंट भी कम लगता है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को बताते हैं कि ये जो गर्मियों में खासतौर से जो अभी जो मौसम चल रहा है उसमें बतख पालन मुर्गी पालन से ज़्यादा अच्छा हो सकता है ग्रामीण परिवेश में। तो बहुत अच्छा होगा कि हमारे किसान भाई, दो हमारे पास नस्ल हैं, एक खाकी कैम्बेल है, एक वाइट पैकिंस है। तो वाइट पैकिंस जो है तो ब्रॉयलर ब्रीड के रूप में जानी जाती है, इससे मांस का उत्पादन अच्छा होता है। और खाकी कैम्बेल जो अंडे के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जो भी ब्रीड उनको सुविधाजनक लगे, जो उनकी यहाँ मार्केटिंग व्यवस्था अच्छी हो, उसको पालें और लाभ कमा सकते हैं। पानी में हम लोग रख रहे हैं, हालांकि इसके लिए पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती, थोड़ा सा हल्का फुल्का गीला रहे, घूम फिर के ये अपना जीवन चला लेते हैं और उनको कूलिंग मिल जाती, ठंडक हो जाती है, इनको मिल जाती है। गर्मी के दिनों में खास तौर से पानी पर्याप्त रहे इनकी टंकी में, जहाँ पर हमारे किसान भाई जो गांव में नदी में, तालाब में, पोखर में या कि नाली में, जहाँ भी वो बतख पालन काम करते हैं वहाँ पर पानी होना ज़रूरी रहता है, जिससे कूलिंग उनको मिलती रहे। बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर इनको दाना पानी की व्यवस्था करते हैं वहाँ पर यह रखें कि थोड़ा सा जहाँ इनका आवास का स्थान हो उसे दूर करें, क्योंकि बार बार गीला करेंगे, दाना गिरेगा, पानी गिरेगा तो गीला होता है और जो उसकी जो बेडिंग होती है वो गीली हो जाती है, उसमें उसका ड्रॉपिंग्स भी गिरता है, उनकी लैट्रिन गिरती है, उसकी वजह से काफ़ी गंदा होता है, तो बार बार उसको चेंज करना पड़ता है। तो हम अपने किसान भाइयों को यही सलाह देते हैं हमेशा कि आप लोग उसको दाना पानी के बर्तन अलग रखें और बेडिंग अलग रहे, जिससे कम से कम महीने में 2 बार ही सफाई करनी पड़े। तो उस प्रकार से हमारे किसान भाई जो करते हैं तो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहता है, बीमारियां भी कम होती हैं और जो बतखें रहती हैं स्वस्थ रहती हैं और ज़्यादा हमारे किसान भाई लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अक्सर बतख तालाब में अधिक रहती हैं। ऐसे में जब वे अपने आवास में लौटती हैं, तब उनका आवास गीला हो जाता है, जिससे कई बीमारियां पनपने लगती हैं। इससे बचाव के लिए बतखों के आवास को सूखा रखने की कोशिश करें। इनके आवास में समय समय पर बुझे हुए चूने का भुड़काव करें। मुर्गियों का जो आहार होता है और बतख का आहार होता है बिल्कुल करीब करीब बराबर है। इसमें हम क्या करते हैं कि मक्के की जगह में इसमें गेहूं का दलिया मिलाते हैं। गेहूं का दलिया होने से इसमें क्या फंगस का प्रॉब्लम नहीं रहता है। एफ्लाटॉक्सिकोसिस जो एक विशेष प्रकार की फफूंद होती है जो इनके लीवर को डैमेज करती है, टॉक्सिकेशन हो जाता है, लीवर काला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारी बतखें मरती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कभी भी हम बतख का दाना बनाते हैं तो उसमें मक्के की जगह में हम गेहूं की दलिया का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, गर्मी के टाइम में इनका जो फीड रहता है वो ज़्यादा गीला दें, जिससे पूरा मतलब फूल जाए। और चूँकि इनकी गर्दन लंबी होती है, खाने में आसानी होती है गीला दाना को, तो सूखा दाना बिल्कुल ना दें, नहीं तो चोकिंग का भी डर रहता है। और करीब जो एडल्ट जो वयस्क हमारी बतखें हैं वो करीब 130 ग्राम के आसपास का ये आहार इनको रोज़ का चाहिए होता है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको 60 से 70 ग्राम, और जो छोटे चूजे हैं वो 40 ग्राम के आसपास उनको फीड लगता है पर डे। तो उसी प्रकार से हम दाना उपलब्ध कराएं, पर्याप्त मात्रा में रहे। किसान भाइयों, वैसे तो बतखों को प्रतिदिन 150 ग्राम दाना देना उचित रहता है, लेकिन दाना महंगा होने के कारण आप दाने की मात्रा में आधी कटौती कर उसे घर व होटलों का बचा हुआ भोजन दे सकते हैं। साथ ही बतखों को बचे हुए फसल अवशेष भी खाने को दिया जा सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ। आजकल फसलों में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगी है, इसलिए जरूरी हो गया है कि मृदा में जैविक खादों का प्रयोग किया जाए। तो इन्हीं में से आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट की। तो किसान भाई, अपने स्तर पर वर्मी कंपोस्ट किस तरह से तैयार करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र 12 सिवनी बालाघाट के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर S.B. अग्रवाल से।
किसान भाइयों, आज ऐसा समय जब हम शरद ऋतु के बाद बसंत ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमारे पास बहुत सारा खेतों का कचरा और जो अनावश्यक कचरे जिनको हम सड़ा सकते हैं या जिनकी ऐसी प्रवृत्ति है जो सड़कर खाद बना सकते हैं, ऐसे कचरे का हम सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ें। और इसके सदुपयोग का एक तरीका, सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण तरीका है, जिसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। किसान भाइयों, पहले जानते हैं केचुआ खाद किसे कहते हैं। केचुओं के द्वारा खरपतवार, मिट्टी व अन्य जैव विघटनशील व्यर्थ पदार्थों के भक्षण करने के बाद उत्सर्जन से प्राप्त खाद को वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं और इस तरह से खाद बनाने को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट खाद को अपने स्तर पर कैसे तैयार करें, इस बारे में जानते हैं। ये कचरा हमारे पास, हमारे किसान भाइयों के पास खेतों में, खलिहानों में और मेड़ों पर बहुतायत में उपलब्ध होता है। और इसके साथ ही साथ हमारे जो किसान भाई पशुपालन करते हैं, उनके गोबर और उनके बिछाली मूत्र जो भी उनसे मिलता है, उसका भी हम इस केचुए की खाद बनाकर सदुपयोग कर सकते हैं। इसके लिए गाय, भैंस, भेड़ तथा मुर्गियों इत्यादि का मल, बायोगैस स्लरी, शहरी कूड़ा, व्यर्थ पदार्थ, फसल अवशेष, घास फूस व पत्तियां, रसोई घर का कचरा आदि का उपयोग किया जा सकता है। जहाँ ऊंची जगह पर है, जहाँ पानी नहीं भरता है, पानी का बहाव बना रहता है, पानी रिसाव होता रहता है, ऐसी ऊंची जगह पर जहाँ हम कचरा, गोबर इकट्ठा करें और उसमें पानी अपना बाहरी तौर से डाल सकते हैं या बरसात का पानी उसमें इकट्ठा हो। गीला होने के लगभग 15 दिन बाद और 15 से 20 दिन का समय लगता है। केचुआ खाद तैयार करने के लिए हम विशेष प्रकार के केचुए का उपयोग करते हैं। ये केचुआ सामान्यतः जो हमारे देसी केचुआ होता है उससे भिन्न होता है। केचुए डालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, एक अनुपात रखा जाता है जिसमें 2 कुंटल कचरा अगर आपने रखा है तो 1 किलो केचुए पर्याप्त होते हैं, जो कि 50 दिन में उसको खाकर तैयार कर देते हैं। केचुओं का चयन। वर्मी कंपोस्टिंग में केचुओं की उन प्रजातियों का चयन किया जाता है जिनमें प्रजनन व वृद्धि दर तीव्र होती है, बदलते मौसम में तापमान के उतार चढ़ाव को सहने की क्षमता हो और कार्बनिक पदार्थों को शीघ्रता से कंपोस्ट में परिवर्तन करने की क्षमता हो। उन्हीं केचुओं की प्रजातियों का चयन करना चाहिए। केचुओं की उन्नत प्रजातियां इस प्रकार से है: आइसीनिया फोटिया, यूडिलिस यूजेनी तथा पेरियोनिक्स एस्केवेट्स वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयोगी पाए गए हैं। इस केचुए की ये विशेषता होती है, सिर्फ ये सड़े गले पदार्थों को ही खाता है। केचुए डालने के बाद उसको ऊपर से सूखे घास से ढक दें, जिससे उसको पूर्ण सुरक्षित बनाया जा सके। अगर आपने मोटा कचरे की परत बिछा दी है और पानी ऊपर से डाला है तो केचुए को सबसे आनंददायी बात होती है कि उसको ठंडी हवा लगती है, अंधेरा भी प्रदान होता है। साथ ही साथ बाहरी जो उसके कुछ खाने वाले, उसको नुकसान पहुंचाने वाले चिड़िया हैं, पक्षी हैं और मेंढक हैं और अन्य जानवर हैं जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। ये कैसे पता लगे कि हमारी ढेरी में केचुए के द्वारा खाद तैयार कर दी गई है? इसको तैयारी के पहचानने के लिए हम देखते हैं कि ऊपरी सतह पर जहां हम मल्चिंग की है, हमने कचरा बिछाया, उसके नीचे की सतह में देखें तो बारीक बारीक काले और जो बारीक चाय की पत्ती जैसा हम अनुमान लगाते हैं खाद बन चुका है, जिसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व, एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल्स और हार्मोन्स होते हैं जो कि पौधे की बढ़वार और पौधे के पोषण के लिए बहुत आवश्यक होती है। खाद बन चुका है तो हम कम से कम 3 दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही बल्कि उसमें पानी देना बंद कर दें, जिससे केचुए नीचे शिफ्ट हो जाते हैं और या साइड में वो खाद बनाना शुरू कर देते हैं और ऊपर की खाद किसी तरह की गीली न रहने के कारण निकालने में सुविधा होती है। यह काम हम किसी लकड़ी की एक पट्टी में हाथा फंसाकर भी अपन निकाल सकते हैं। छानने के लिए हम 2 mm का एक छन्ना आता है, सामान्य रेत छानने की जो जाली आती है उससे भी हम छान सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। बागवान भाइयों ने अमरूद के बाग लगाए हैं, वो इनसे अच्छा लाभ तभी ले सकते हैं जब वो बाग की उचित देखरेख करेंगे। अगर आप अपने अमरूद के बाग से मृग बाहर लेना चाहते हैं तो इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के डॉक्टर प्रवीण सिंह गुर्जर। कुछ हमारे किसानों ने निश्चित रूप से नए उद्यान लगाए होंगे तो उस पर पानी की भी आवश्यकता समय समय पर पड़ती है, तो आप निश्चित रूप से सिंचाई करते रहें। और मेरा ये मानना है कि यदि आप टपक सिंचाई पद्धति यदि अपनाते हैं
तो निश्चित रूप से आपका 70% जल का बचाव होगा और बेहतर आप जल का प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, आपको समय समय पर जो नवीन पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, उनमें आप गुड़ाई करते रहें और आवश्यकता अनुसार उसमें हम सड़ा हुआ गोबर का खाद भी डालते रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि पानी का बाष्पोत्सर्जन कम से कम हो और आपके जो नीदा कम से कम हो गए, इसके लिए आपको मल्चिंग भी अपनाना चाहिए। और विशेष रूप से मैं ये कहूँगा कि जैविक मल्चिंग की अनुशंसा मैं करता हूँ। इसमें हम घास फूस से जो पौधे हैं उसके आसपास उसके जो जहाँ पर रूट जोन होता है या जड़ क्षेत्र होता है वहाँ पर ढक दें, तो इससे दो फायदा होंगे। एक तो आपका नीदा या खरपतवार नहीं उगेंगे, दूसरा आपका जल का संरक्षण होगा। अमरूद के पौधे में विशेष रूप से हम बहार नियंत्रण में गर्मी में पानी की अनुशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि बहार नियंत्रण के लिए हम यदि पानी देते हैं तो फूल शुरू हो जाते हैं और फूल शुरू होने पे आपका जो बरसात में फल आते हैं वो सीठे होते हैं और रोग और कीटों से ग्रसित रहते हैं, उसकी अच्छी गुणवत्ता के फल नहीं मिलते। तो किसानों से ये अनुरोध है कि आप इस समय और मई के महीने में पानी रोक के रखें, पानी नहीं देना है, तो आपको ड्राई रखना है, पूरा सूखा रखना है। दूसरा कि यदि आप 15 लीटर पानी में यदि 30% का यूरिया का घोल, मतलब लगभग आपको 450 ग्राम यूरिया 15 लीटर में पानी में मिलाकर यदि एक पौधे पे लगभग 7 लीटर पानी यदि आप डालते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही समय में जितनी भी पत्तियां वो नीचे गिर जाएंगी, तो बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा और पौधा मरेगा नहीं और आपका जो पौधा है वो आपकी सुषुप्तावस्था में चला जाएगा। और फिर आपका जब जैसी बरसात शुरू होगी तो उसमें अच्छी वृद्धि होगी। तो निश्चित रूप से आपको जो ठंड में जो फसल मिलती है जिसको हम मृग बहार कहते हैं, वो अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा और कीटे और व्याधियों से मुक्त होगा। तो निश्चित रूप से आपको इस समय बहार नियंत्रण भी करना है। अब बात आती है कीट नियंत्रण की, तो आप अपने अमरूद के बागों में कीटों का किस तरह से नियंत्रण करें, आइए जानते हैं। आपके अमरूद के बाग रहते हैं, उसके तनों में कीड़ा लग जाता है या तनों में कीड़ा पहुंच जाता है, तो निश्चित रूप से उससे हमारे जो फल बाग हैं या फल पौधे हैं वो प्रभावित होते हैं। तो आपको देखेंगे कि जहाँ पर दो शाखाएं जुड़ी रहती हैं वहाँ पर विशेष रूप से आपको एक उसकी जो बीट होती है या कह सकते हैं कि जो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो काले रूप में आपको दिखाई देंगे। आप जैसे ही उनको हटाएंगे तो आपको उसमें छिद्र दिखाई देगा। तो छिद्र में एक तो तरीका ये है कि आप एक रॉड उसमें हल्की जो बारीक रॉड है उसको डाल सकते हैं, जिससे इसको कीटों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे जो प्रचलित तरीका है जो किसान भाई अपनाते हैं, जो छेद आपको दिखा है उसमें आप वो कम से कम 4 या 5 ml की सिरिंज लें और उसमें या तो मिट्टी का तेल या हम कहें कीटनाशक में उसमें क्लोरोफायरिफॉस आप लगभग 2 या 3 ml उसमें डाल दें और गीली मिट्टी से उसको बंद कर दें। तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में जो आपके तनों के अंदर जो कीट थे वो नष्ट हो जाएंगे और आपके पौधों का विकास बहुत अच्छा होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया उसे पूछा है गांव अमोनी, जिला भोपाल के किसान प्रकाश कुबेर ने। आप कोरोना के दौरान डेयरी पशुओं की देखभाल पर जानकारी चाहते हैं तो प्रकाश जी इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। एनडीआरआई के निदेशक ने न्यूज 18 अन्नदाता की टीम द्वारा किसान भाइयों को दिया संदेश, कहा कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। एनडीआरआई के निदेशक डॉक्टर मनमोहन चौहान ने कहा कि हम तमाम तरह के रिसर्च देख चुके हैं और लगातार देख रहे हैं। देश के साथ साथ दुनिया भर में क्या चल रहा है उस पर भी हमारी नजर बनी है, लेकिन आज तक कहीं से भी ये कंफर्म नहीं हो सका कि
कि कोरोना पशुओं में भी फैलता है। वो बताते हैं कि पशुपालकों को डरने की जरूरत नहीं, बस सावधानी बरतें, अफवाहों पर ध्यान न दें। किसान भाई जो हमारे जो दूध उत्पादन करने वाले हैं और गांव में अपने लेवल पर ये उनके अपने जानवर रहते हैं और दूध उत्पादन कर रहे हैं, तो पिछले 24 मार्च से जैसे कि ये कहा गया कि आपका मिलना जुलना बंद हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप दूध को भी मार्केट में बेच नहीं सकते। अब ये और उसके लिए बेच इसलिए नहीं सकते कि आपको आना जाना बंद है, लेकिन कुछ इस बीच ये हुआ है कि कुछ किसान भाई हमारे कॉरपोरेट वालों से जुड़ गए हैं, जहाँ पर कि दूध इकट्ठा होता है और वहीं पर वो दूध उनका होता है, ट्रांसपोर्टेशन होकर शहर में आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे जो भाई हैं कि जो उन तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उनकी बड़ी समस्या आ गई है। और सबसे बड़ी समस्या उनके लिए ये है कि भाई इस दूध का क्या करें। सर्वप्रथम हमें चाहते हैं कि किसान भाई अपना इस महामारी के दौरान अपना ख्याल रखें, क्योंकि जब उनका अपना मतलब ख्याल रखेंगे तभी वो मवेशियों का भी ख्याल रख पाएंगे। तो ये चीज़ तो ये है कि जैसे हम आपस में फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, हम एक दूसरे के कम से कम 1-1.5 मीटर की दूरी बनाकर रखें और मास्क हमेशा पहने। और समय समय पर जैसे कि बार बार कहा जा रहा है, प्रशासन की ओर से भी कहा जा रहा है कि आप अपना जो हाथ को सैनिटाइजर से जो लगाते रहें। और अगर गांव में हैं आप, तो सबसे बड़ा ये है कि साबुन से हाथ धोएं, कम से कम 20-22 सेकंड तक हाथ धोएं, तो जिससे ये माना जाता है कि जो ये हमारा वायरस है ये अगर हाथ में लगा है तो धुल जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। और अपने इस हाथ को कभी नाक और आँखों के आसपास न लगाएं, ताकि अगर कहीं गलती से आपके हाथ में कोई वायरस लगा है तो आपके शरीर में प्रवेश न कर सके। दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर दिन 50 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दूध की मांग घटी है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में पशुपालक भाइयों, आप दूध से बनने वाले बाय प्रोडक्ट्स का निर्माण करें, इससे आपका नुकसान नहीं होगा। अब हम भी देखते हैं कि भाई दूध क्योंकि इधर उधर नहीं जा रहा है, बिक नहीं रहा है, तो घर में ही पड़ा है, तो हम बार बार ये कहते हैं किसान भाइयों को कि आप वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाते हुए उस दूध को इस्तेमाल में लाएं। अब इस्तेमाल में जैसे वो है कि अगर लंबे समय तक अगर आपको उसको रखना है तो घी उसको बना कर रखें। घी में भी ध्यान रखें कि घी में बढ़िया ढंग से होना चाहिए। अगर घी कई बार अधकच्चा बनता है तो बाद में जाकर 1-1.5 महीने में रूम टेम्परेचर में उसमें ये होता है कि ख़राब हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि थोड़ा सा घी को इस हिसाब से जो बनाएं कि उसमें पानी ना रहे, और उसके साथ साथ आप ये भी करें कि भाई इतना भी नहीं होना चाहिए कि जल जाए। तो ये सब चीज़ों का बात में ध्यान रखें। और उसके अलावा अगर ये कि शॉर्ट जैसे 2-3 दिन 3-4 दिन के लिए आप वो कर सकते हैं, पनीर बनाकर रख सकते हैं। और जैसे कि अगर 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा उनको अगर शहर में जाने के लिए थोड़ा उनको अगर अप्रूवल मिलती है प्रशासन से, तो वहाँ जाकर पनीर को भी वो बेच सकते हैं और दे सकते हैं। भाई जैसे कि आपने कहा कि जो हमारे छोटे किसान हैं तो उनके पास, जिनके पास कम गाय भैंसे हैं, तो नेचुरली वो हाथ से निकालते होंगे। हाथ में ये करें कि सबसे पहले वो अपने बर्तन वगैरह का पूरा सफाई रखें, उसके अपने आसपास जहाँ भी मवेशी है, जहाँ भी जानवर हैं, उसके आसपास की सफाई रखें। और उसके अलावा जब भी अगर इस्तेमाल करना है तो वहाँ भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, या हाथ को धोएं, साबुन से धोएं, अच्छे ढंग से धोएं। और उसके बाद धोने के बाद वो जो है आप बर्तन को भी साफ रखें। और ये जो ध्यान रखें कि आपस में जब दूध को उड़ेलना होता है या दूसरे के पास देना होता है तो वहाँ पर भी ध्यान रखें कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। और जब वो उड़ेल रहे हैं तो मास्क पहने रखें, हमेशा मास्क पहने रखें, ताकि ये हो कि जो भी अगर कोई खुदा न खास्ता किसी को अगर संक्रमित हो गया है कोई आदमी, तो दूसरे को वो न दे सके और दूसरे को जो ट्रांसमिट ना हो सके, ये हमेशा ध्यान रखा जाए। और उसके जो साथ साथ ये है कि किसान भाई अपना ख्याल रखें, मतलब अपना खाना अच्छा रखें, और जिसमें खाने में ये है कि विटामिन सी की मात्रा हो, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आप अपनी शरीर की प्रतिरक्षा को अगर बढ़ाएं तो अगर
कहीं अगर ये आपके पास गलती से अगर ये वायरस की ओर से संक्रमित आप हो जाते हैं तो कम से कम आप अपना बचाव कर सके, आपका शरीर आपका बचाव कर सके। जो अभी तक हमारे पास नॉलेज है उससे ये होता है कि भाई जानवरों में ये वायरस संक्रमित नहीं हुआ है, तो इसलिए किसान भाई इससे तो थोड़ा सा अपने आप को ये मानकर चलें कि जानवरों में फिलहाल ये बीमारी संक्रमित नहीं होगी। और जैसा कि रिपोर्ट कहता है, देखिए गर्मियों में आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो नेचुरली जानवरों को थोड़ा सा उसमें जो रख रखाव में विशेष आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी सावधानी ये है कि उनके चारा जो है थोड़ा सा उसको हरा चारा उनको मिले, साथ साथ भरपूर मात्रा में उनको पानी मिले, और पानी के अलावा अगर हो सके तो 50 ग्राम से 60 ग्राम के आसपास एक मुट्ठी भर जिसे बोलते हैं मिनरल मिक्सचर उसको दें। और मिनरल मिक्सचर से क्या होता है कि जो भी उनके ज़रूरत होती है जिससे कि आत्मरक्षा भी बढ़ती है, उनकी प्रतिरक्षा भी बढ़ती है, और उसके साथ साथ जो डेफिशिएंसी उनके उसमें है जैसे वो टाइम से गर्भित होना, गर्भाधान में आना, ये सब चीज़ें जो है वो होता है मिनरल मिक्सचर से। अगर आप ये मान के चलें कि सपोज करो कि एक गाय 10 किलो दूध देती है तो आप मान कर चलें कि 300 से 350 ग्राम उसको आपको वो जो फीड देना है, एनिमल फीड जिसे बोलते हैं, वो देना है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि जो जिस समय दूध नहीं दे रही तो उसको 100 ग्राम के लगभग दें, जो गाभिन है उसको 200 से 250 ग्राम दें, लेकिन जो दूध दे रही है उसको 350 के जो है 300 से 350 ग्राम के आसपास उसको दाना हो जाए, उसका फीड हो जाए, 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर हो जाए, हरा चारा हो जाए, और साथ साथ भूसा भी होना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि भूसा का भी होना बहुत जरूरी है ताकि अगर बैलेंस जिसे बोलते हैं ना आहार उनको मिलना चाहिए। और उससे क्या होता है कि गर्मी में वो अपने आप को, ये गर्म जो वातावरण में वो अपने आप को अच्छे ढंग से रख सकते हैं। पानी की मात्रा भरपूर रखें। जो हमारे जो पशुपालक हैं, हम यही कहेंगे कि जो ये महामारी है हमें लगता है कि ये आगे तक चलेगी, क्योंकि इसी के साथ साथ हमें आगे भी बढ़ना होगा और अपना भी ख्याल रखना होगा, अपने मवेशियों का, अपने पशुओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बैंगन को तना और फल छेदक कीट से बचाने के उपाय। बैकयार्ड मुर्गी पालन कम लागत में अधिक लाभ वाला व्यवसाय। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।